बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस टीवी से प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन में मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार उसके निज़ाम तालीम पर होता है। हम अगर तारीख़ का मुताला करें तो हमें तारीख़ में वही अक़वाम तरक्की करती हुई नज़र आती हैं जिन्होंने दामन इल्म से वाबस्तगी इख्तियार की, जिन्होंने इल्म के दामन को थामे रखा। वही अक़वाम दुनिया में इज़्ज़त व मर्तबा भी हासिल करती रही। हम अगर उम्मत मुस्लिमा की बात करें या मुस्लिम कौम की बात करें तो हम तारीख़ में देखते हैं कि शुरू ही से मुसलमानों ने जब से इल्म के साथ अपने दामन को वाबस्ता किया, दुनिया में इज़्ज़त और मर्तबा उनका मुक़द्दर रहा। लेकिन जैसे जैसे वो तालीम से, इल्म से दूर होते गए, ज़िल्लत और पस्तियों में वो डूबते चले गए। नाज़रीन करम, हम आज डिस्कशन करेंगे इसी हवाले से, हमारे निज़ाम तालीम के हवाले से। पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, गो के आज तक हम लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए निज़ाम तालीम पर ही चल रहे हैं। 75 साल से हम अपना कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं बना सके, कोई ऐसा हम निज़ाम नहीं बना सके कि जिसे हम ऑन कर सके कि हमारा अपना बनाया हुआ ये निज़ाम तालीम है और फिर हम उसी बुनियाद पर आगे बढ़ सकें। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ अगर 10 इदारे हैं तो उनमें 5 से 6 मुख्तलिफ़ तालीमी निज़ाम चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ बोर्ड्स चल रहे होते हैं। कोई आगा खान बोर्ड है, कोई कैम्ब्रिज है, कोई कौन सा बोर्ड है, मुख्तलिफ़ बोर्ड्स हैं। लेकिन हमारे पास कोई एक निज़ाम तालीम नहीं। हम यकसा निज़ाम तालीम से आज भी दूर हैं। हमारे सरकारी इदारों का बच्चा जिस किताब को पढ़ता है या जो एजुकेशन, जिस अंदाज़ की एजुकेशन हासिल करता है, हमारा प्राइवेट इदारों का बच्चा उससे बढ़कर या उससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ एजुकेशन हासिल करता है। कि तमाम तर तालीमी मसाइल हमारे निज़ाम तालीम में जो जो खामियां हैं, और फिर उससे बढ़कर हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे PhDs के जो मसाइल हैं उस हवाले से हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, विजिटिंग लेक्चरर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, ख़ुद एक रिसर्चर भी हैं नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। मोहतरम मोहम्मद इमरान शरीफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज है? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले बहुत नवाजिश, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत अहम मौजू है और हम चाह रहे थे, हमारी देरीना ख्वाहिश थी कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन बेहतर मौका यही महसूस हुआ क्योंकि हाल ही में बजट पास हुआ है और तालीम के हवाले से भी काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है बजट को, तो यही मौका बेहतर लगा आपको ज़हमत देने का। तो सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा अपने हवाले से बताइएगा कि क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी और तालीम के हवाले से क्या चल रहा है। जी थैंक यू रेहान साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। और यकीनन ये एक बहुत ही आम मौजू है जिसे इग्नोर कर दिया जाता है टॉक शोज़ में और मेन स्ट्रीम के प्रोग्राम्स के अंदर। होना नहीं चाहिए था। जिस तरह आपने शुरू में तालीम की अहमियत और अफदियत के बारे में बताया, तो इसको इस टाइम प्रायोरिटी पे होना चाहिए था, यानी कि तरजीही तौर पे देखा जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि बदकिस्मती से इसको इग्नोर किया जाता रहा। मेरा ज़ाती तौर पे जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली मैं एबटाबाद से हूँ और मेरी जो शुरू की जो एजुकेशन है स्कूलिंग और वो फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एबटाबाद से ही है। और उसके बाद फिर मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आया 2016 में। मैंने यहाँ से MPhil किया और MPhil के बाद फिर इसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम भी कर रहा हूँ और साथ कुछ हम रिसर्च भी कर रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, आप का क्योंकि शोबा आपका है, टीचिंग आपका शोबा है, आप एक उस्ताद की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, साथ रिसर्चर भी हैं आप, तो यकीनन एक उस्ताद मुआशरे को बड़े अच्छे अंदाज से पहचानते हैं। और फिर मैं तख़सीस के साथ शोबे की बात करूँ तो तालीम के शोबे को उस्ताद से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। क्या बुनियादी तालीमी मसाइल आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में क्या मसाइल हैं? हमारे रेहान साहब, सबसे पहले तो बेसिकली इशू ये है कि जब से हमारा मुल्क बना है, चूँकि बदकिस्मती से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट्स हों या फिर उसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उसके बाद आई, बदकिस्मती से हम अभी तक जो एजुकेशन है उसको हम अपनी तरजीहात में दूसरे तीसरे नंबर पे शामिल नहीं कर सके। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर ऑफ डिमांड है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो यानी कि जो तरक्की पजीर मुल्क हैं,
उनके लिए चार्टर ऑफ डिमांड है कि 4% ऑफ टोटल GDP बजट जो है उसका एलोकेट होना चाहिए फॉर एजुकेशन। सही। अब एजुकेशन में आपकी प्राइमरी एजुकेशन भी आ जाती है, सेकेंडरी एजुकेशन भी आ जाती है, और उसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं। सो अभी तक हम इसको मीट नहीं कर सके, और हम अराउंड 2% और कभी 2.2, 2.3 इस दफ़ा ये हुआ कि थोड़ा बहुत उन्होंने इंक्रीज़ किया, लेकिन वो भी आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। तो मसाइल ये हैं कि इस वक्त अगर प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात करूँ तो आपके 22.8 बिलियन जो बच्चे हैं, सॉरी 22.8 मिलियन जो आपके बच्चे हैं वो 5 से 15 साल तक की एज के बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। ये इस पे अभी एक यूनेस्को ने एक रिसेंट रिपोर्ट भी पब्लिश की है पाकिस्तान के, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड डेंजरस एज वेल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जो मयार तालीम है उस पर, चूँकि हमारे टीचर्स जो होते हैं उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, और उनको उस हद तक ट्रेन नहीं किया जाता गवर्नमेंट लेवल पे कि जो स्टूडेंट्स को सही तरह से उनकी एजुकेशन के साथ साथ ये भी गाइड कर सकें कि कल को आपने जिन जिन शोबा जात में जाना है तो उनमें उनके लिए ताकि आगे रास्ते खुलें। फिर आगे हायर एजुकेशन के भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो फर्दर हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा जो मसला है वो हम बजट की जो एलोकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसी की जो बुनियाद है वो बनती है सारे के सारे मसाइल की। अच्छा सर, जो प्राइमरी एजुकेशन की बात हमने की, सेकेंडरी की बात की, ये मसाइल तो हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़कर अगर बात करूँ तो हम हायर एजुकेशन की तरफ जब आते हैं तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि जो प्राइमरी में बड़े अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, सेकेंडरी में अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बारी आती है तो या तो वो बिल्कुल ही छोड़ ही देते हैं, तालीम से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगर किनारा कशी इख्तियार ना भी करें, जारी भी रखें, तो बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी होती है कि जो पोजीशन होल्डर्स बच्चे होते हैं, बड़े लायक बच्चे होते हैं, उनके अंदर कहीं या तो वो शौक़ मदम हो जाता है, या फिर हम ये देखते हैं कि वो उस अंदाज में अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। तो हायर एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खामियां हैं, या हमारे निज़ाम का मसला है, या क्या है? सबसे बड़ी बात तो रेहान साहब इसमें ये है कि आपने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा वैलिड और बड़ा अहम पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स शुरू में बड़े अच्छे होते हैं प्राइमरी एजुकेशन में और सेकेंडरी स्कूल सतह पे कॉलेज लेवल पे बड़े अच्छे ग्रेड्स भी लेते हैं, बड़े मतलब एक्टिव भी होते हैं, और बाद में जाके हायर एजुकेशन में वो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि रेहान साहब मेरे ख्याल में जो एक अहम मसला है, कुछ जो लोग जारी नहीं रख पाते उनके बारे में तो ये है कि माश के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बदकिस्मती से पाकिस्तान में इतना एक्सपेंसिव कर दिया गया है, बल्कि हम इसको ये कहें कि इसको एक कमर्शियल बिजनेस बना दिया गया है। सो वो कुछ लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका रीच से बाहर होता है बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स आते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उसमें इशू ये होता है कि बहुत सारे लोगों की करियर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है ये टोटली प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। जब आप कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपने एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपने एक पढ़ना होता है 4 साल लगा के या 5 साल लगा के, तो उसके बाद आपने उनको उस वक्त बताया नहीं जाता। बहुत से बच्चे होते हैं हमारे यहाँ बस 2-3 प्रोफेशन हैं जी, या आप बच्चों को कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप वो नहीं कर सकते तो आप फिर CSP ऑफिसर बन जाएं। जो बच्चे के अंदर एक स्किल सेट होता है उसको पॉलिश करके बाहर लाना ये एक टीचर का काम होता है, और एक एजुकेशन सिस्टम के इसमें गवर्नमेंट की भी बड़ी वीकनेसेस हैं कि करियर काउंसलिंग के ऊपर प्रॉपर सेशंस नहीं होते, और स्कूल्स में ये जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको टोटली इग्नोर किया जाता है। मैं मतलब इतनी हैरानगी की बात है कि जो बच्चे आप कल को जाके जिन्होंने मुल्क का मुस्तकबिल संभालना है, आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपको सर्व करना है, तो उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से वो फिर आगे परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि देखें जब वो अपने प्रोफेशन में, जब वो अपनी हायर एजुकेशन में जिस चीज़ में वो डिग्री ले रहे होते हैं उसमें वो उनको वो मेंटल सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलती जिसके लिए वो बने होते हैं, या जिसके लिए उनका एक स्किल सेट होता है ख़ास तौर पर। तो इस चीज़ की ज़रूरी है कि इसमें करियर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों के ऊपर स्कूलिंग से ही, बेसिक प्राइमरी स्कूलिंग से, और फिर हायर सेकेंडरी में, ताकि जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी में जाए तो उसके सामने बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर हो कि उसने किधर जाना है और उसने क्या करना है। तो सर ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि बच्चे के पहले ही हम उसके शौक देख लें, या देख लें कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है तो डायरेक्टली उधर ही हम उसे करें? बिल्कुल, मेरा कहने का जो मकसद है करियर काउंसलिंग का, जो बिल्कुल यही मकसद है कि आप बच्चे की चीज़ों को देखें, आप उसके साथ साइकोलॉजिकल सेशंस करें, और आप उसको देखें कि उसको आप पढ़ें कि वो जाना किस तरफ चाह रहा है।
ठीक है। तो एक टीचर के लिए ये करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम डेवलप करने चाहिए स्कूल लेवल पे और फिर आगे कॉलेज लेवल पे। और तो आगे देखें बहुत सारे लोग आगे जाके एजुकेशन छोड़ देते हैं, हाँ डिग्री करके कर कुछ हो रहे होते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो अपनी जो फील्ड उससे सेटिस्फाई नहीं होती, और किसी हद तक इसमें गवर्नमेंट का बल्कि बहुत हद तक किरदार है कि आगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती। उनको पता है कि हमने 4 साल के बाद 16 ईयर्स की एजुकेशन के बाद हमने जब मार्केट में जाना है तो हमारी जो फील्ड है वो इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं है। सही। तो ये इश्यूज़ हैं, इस तरह के मसाइल। अच्छा, इस हवाले से मज़ीद आपसे बात करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर डिग्री लेने के बाद जो माश के जो मसाइल हैं उनके, उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। बजट पास हुआ, बजट के हवाले से भी बात करनी है। लेकिन नाज़रीन करम, इस वक्त हम मुख्तसर सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से बाद जब हम वापस आएंगे तो इन सारी चीज़ों पर हम इमरान शरीफ साहब से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद इमरान शरीफ साहब मौजूद हैं, विज़िटिंग लेक्चरर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। उनसे हम तालीमी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम उनसे बात कर रहे थे हायर एजुकेशन के हवाले से और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा सर, मैं आपकी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी, आप क्योंकि एक जामिया में ख़ुद उस्ताद की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जिस वजह से तालीम भी अपनी छोड़ देते हैं, बल्कि हाल ही में कुछ वाक़यात ख़ुदकुशियों के भी हुए हैं, कुछ बच्चों ने ख़ुदकुशी तक की है। लेकिन इल्ज़ाम न जाने हकीकत क्या होती है, लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल ये इल्ज़ाम ज़रूर है यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा के ऊपर कि फेवरेटिज़म होता है। पसंदीदा बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, जिस बच्चे के साथ टीचर की नहीं बनती उसको मार्क्स नहीं दिए जाते। जो बच्चा टीचर के ज़्यादा करीब होता है, ज़्यादा कुर्बत होती है, जो पसंद होता है बच्चा, उसे पढ़ने वाला ना भी हो तो उसे पास कर दिया जाता है, अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड अच्छा, जीपी अच्छी बन जाती है। तो आप एक उस्ताद की हैसियत से, एक जामिया के उस्ताद की हैसियत से इस सारे मामले को कैसे देखते हैं और किस हद तक आपको इसमें सच्चाई नज़र आ रही है? अच्छा रेहान भाई, चूँकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा अपना एक अभी 1.5 साल हो गया है टीचिंग के शोबे से मैं वाबस्ता हूँ और पाकिस्तान की नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं इसको टोटली डिनाई तो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट कर दी जाती हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा के पेश कर दी जाती हैं। मैंने अपने तौर पे अभी जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो इतना किसी अपने कुलीग को या किसी दोस्त को नहीं देखा कि कोई इस तरह करे, लेकिन होता ज़रूर है कुछ जामियात में, हमारे भी नोटिस में आया कि इस तरह होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वहाँ पे अगर हो रहा है तो इसकी हम हौसला शिकनी करते हैं और इसको हम ये कहते हैं कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो लोग कर रहे हैं तो उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है हर एक शोबे में अच्छे बुरे लोग हैं। तो ये एक टीचिंग चूँकि एक बहुत मुकद्दस शोबा है, तो इस तरह करके ज़ाहिर सी बात है जो ओवरऑल एक जो स्टूडेंट कम्युनिटी है इस पे बहुत ज़्यादा फिर फ़र्क पड़ता है, उनकी एक सेहत पे और उनकी एजुकेशन पे असरअंदाज होती हैं ये सारी चीज़ें। तो इनकी हौसला शिकनी हम करते हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी, और बच्चों से ख़ास तौर पे, कि अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ या इस तरह का कोई एलिमेंट नज़र आए तो आप इसको ज़रूर पॉइंट आउट ना करें, आप छुप के ना बैठें, आप खामोश ना रहें, आप इस पर आवाज़ उठाएँ, आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बताएँ, आपके पास बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पर जाएँ, इस इशू को उठाएं और इस पे जो है ना वो आप बात करें, तो इंशाल्लाह इसका ज़रूर कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। और अगर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा ये है कि आप सब बच्चों को, सब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल ट्रीट करें और उसमें कोई फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा सर, एक चीज़ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की, हमने बारहा ये चीज़ सुनी मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से कि वहाँ असातिज़ा हैं सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर। असातिज़ा के अलावा बढ़कर मैं बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग होते हैं जो सियासी वाबस्तगियाँ या इस तरह की उनकी जो वाबस्तगियाँ होती हैं, चाहे वो लिसानी हो या सियासी हो, जिस भी हवाले से हो, उसकी बुनियाद पर वो दाखिले जारी करते हैं। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हक़ होता है, उनका हक़ माना जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो हक़दार नहीं होते, लेकिन चूँकि उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिन में अच्छे लोग, उनके अच्छे ताल्लुकात वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसमें रेहान, मैं अगर इसको थोड़ा सा लिंक करूँ, जब इंडक्शन होती है यूनिवर्सिटी की
जो स्टाफ है उसको इंडक्ट किया जाता है, जब उनको यानी कि भर्ती किया जाता है, तो उसमें हमारे यहाँ चूँकि बड़ा एक अनफेयर सिस्टम है, एक सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर भी यूनिवर्सिटी में एक ख़ास तौर पे एक लॉबी बनी होती है, तो वो अपने लोगों को ले आते हैं, मतलब वो सियासी हो या चाहे मजहबी हो या चाहे लसानी हो, तो उसको उसमें बड़े मसाइल होते हैं। फिर जाहिर सी बात है जब वो स्टाफ के लोग आते हैं, वही एक पूरा यूनिवर्सिटी का जो एडमिन होता है जिसने एक पूरी जामिया को चलाना होता है, उसमें अगर इंडक्शन को आप सियासी बुनियादों पर और यूनिवर्सिटी के अंदर जो लॉबी है उसमें इन्फ्लुएंस में आए बगैर अगर आप करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जो मसाइल हैं, ये जो इश्यूज़ हैं कि स्टूडेंट्स के साथ नारवा सलूक किया जाता है और वो एडमिशन के मसाइल हों या चाहे फेवरेटिज़म हो, तो ये मेरे ख्याल में इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल, इसको तो मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा, ये तो पाकिस्तान की तकरीबन सभी जामियात में ये वाले इश्यूज़ हैं, सारी सरकारी जामियात में। तो आप खुद चूँकि कराची यूनिवर्सिटी में रहे हैं तो आपने खुद भी देखा, यहाँ भी इस्लामाबाद की जो जामियात हैं यहाँ भी ये वाले इश्यूज़ लाजमी हैं। तो इसमें यह है कि जो इंडक्शन हो जो स्टाफ की, वो उसमें टोटली जो सिस्टम है उसको फेयर किया जाए और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लेके आएँ, सही है, तो वो फिर काम भी फेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह के इश्यूज़ फिर नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें, मज़ीद मैं लिंक करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को कि यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में बिलखुसूस और बिलुमूम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन प्राइवेट में ये काफ़ी हद तक ही कम है मामला, कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिन के लोग या जिस तरह हमने बात की वहाँ तो ऐसे मामलात हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं हर यूनिवर्सिटी में। अब उन तंजीमात की बुनियाद पर भी ऐसे मामले होते हैं। अब ये मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा तंजीमें होती हैं उन पर चूँकि बहुत अरसे से पाबंदी लगी है, तलबा यूनियन पे पाबंदी लगी है। अब तलबा यूनियन पे पाबंदी लगने के बाद हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जो तलबा तंजीमें, क्योंकि वो बाकायदा वो यूनियन वाला सिस्टम तो है नहीं, अब उनके अंदर जो हुदूद और क़ुयूद मुतय्यन की जाती हैं वो यूनियन के होते हुए वो सारी उससे तो वो बालातर हो गए। अब जब वो बिल्कुल एक आज़ाद अंदाज में अपनी अपनी तलबा तंजीम चला रहे और ये सारे मामलात दरपेश हैं, तो फिर इनका क्या हल है अब कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए? और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तालीमी माहौल ख़राब हो रहा है, चाहे उसका कोई भी ज़िम्मेदार है, तो उस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या तरीक़ाकार है, हम इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं? उसके लिए रेहान ये है कि क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो सरकारी जामियात की जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारी रीजनल काउंसिल्स हैं, या जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि तंजीमात हैं लसानी बुनियादों पर, ज़ुबान की, जिस तरह से मतलब किसी भी हिस्से से, कोई बलूचिस्तान से हैं, कोई पख्तूनख्वा से हैं, कोई पंजाब से हैं, सिंध से हैं, तो उनकी बुनियादों, उनकी जो रीजनल काउंसिल्स हैं उन पे मेरे ख्याल में पाबंदी लगनी चाहिए, टोटली उनको बैन किया जाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज़ में जो इस वक्त जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये उनके पैदा किए हुए हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ का बंद होना, स्ट्राइक्स को होना, जो मतलब बग़ैर किसी वजह के स्ट्राइक कर देना और यूनिवर्सिटीज़ का बंद करना, फिर बच्चों का जो इससे नुकसान होता है। रीजनल काउंसिल्स का देखें, जब ज़ुबान की बुनियाद पे आप लोगों को तकसीम करेंगे तो उसमें उससे फिर इश्यूज़ जन्म लेंगे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ ने खुद अपने लिए मसाइल पैदा किए थे 90s में, और इस 90s से थोड़ा सा अर्सा पहले रीजनल काउंसिल्स को लाया गया था, स्टूडेंट यूनियन को जब 80s में ज़िया साहब के दौर में, ज़िया साहब के दौर में स्टूडेंट यूनियन पे चूँकि पाबंदी लगी। देखिए, जो यूनियन का जो प्लेटफॉर्म था स्टूडेंट यूनियन का, वो एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म था, सही, ठीक है। तो जब एक जो कानूनी प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को आपने दिया हुआ था, आप वो उनसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है, जो आपका आर्टिकल, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हर सिटीज़न को ये राइट हासिल है कि वो एसोसिएशन बना सके, सही, ठीक है, तो उसमें जो एक लेजिटिमेट फोरम था वो आपने छीन लिया। तो फिर जब स्टूडेंट्स के पास लेजिटिमेट फोरम ही नहीं है कि वो बैठ के अपने मसाइल रखें, उन पर डिस्कशन हो। देखें, यूनियन ख़त्म करने का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि आपकी जामियात के अंदर से जो डिबेट कल्चर था वो ख़त्म हो गया। इसकी ख़त्म होने की वजह से ये सारे मसाइल ने जन्म लिया। तो ये यूनियन एक बहुत जिसे कहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन है, ये स्टूडेंट्स का राइट्स भी है, बीइंग अ रिसर्चर भी, बीइंग अ टीचर भी, और मैं खुद भी, चूँकि अभी हम खुद लर्निंग उसमें हैं, तो हमारी ये भी डिमांड है कि स्टूडेंट यूनियंस को ख़त्म, इन पे जो बैन है वो ख़त्म किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को एक लेजिटिमेट फोरम मिले, वो ग्रो कर सकें, वो अपनी बात को रख सकें और अपने इश्यूज़ पे डिबेट कर सकें और अपने इश्यूज़ को प्रेजेंट कर सकें उसके सामने, ताकि फिर ये 2-2 महीने और 1.5 महीना ये जो जामियात बंद हो जाती हैं इस इश्यूज़ की वजह से, वो ना हो सके और स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं वो हल होने की तरफ जाएं। कुछ अर्सा कबल, गालिबन 2-4 साल पहले की बात है, ये बात चली थी कि शायद स्टूडेंट्स यूनियन पर से पाबंदी उठा ली जाएगी, तो क्या सूरत हाल है अभी? कोई आपको आसार नज़र आते हैं ऐसे?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इशू होगा, स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी उठने के बाद, स्टूडेंट यूनियन से जब भी पाबंदी उठेगी तो वो एक ग्रास रूट लेवल के लोग सामने आएंगे, वो हर डिपार्टमेंट में फिर जाएंगे, वो आपके एजुकेशन में जाने के साथ साथ आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी जाएंगे, वो लोग सबसे जो एक अहम जो वो समझा जाता है ये स्टूडेंट यूनियन के ये पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल लीडरशिप की नर्सरी है, बिल्कुल उसमें वो लोग जाएंगे। तो जब एक आम आदमी स्टूडेंट यूनियन से तैयार होकर जब एक कौमी सतह का लीडर बनेगा तो जाहिर सी बात है जो इस टाइम पे एक जो फ्यूडल सिस्टम है इस वक्त मुल्क में और जागीरदाराना निज़ाम है, जो लीडर्स आ रहे हैं और जो पैसे वाले लोग सामने आ रहे हैं, उनके लिए फिर मसाइल बनेंगे। तो वो जो लोग इस टाइम हमारे मुल्क पे मुसल्लत हैं तो वो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि यूनियन पर से पाबंदी उठे। तो बहरहाल हमने हर दफ़ा इस चीज़ को उठाया है और अब भी हम आपके तवसत से भी कहेंगे कि ये एक राइट है और ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए एक ये अच्छी चीज़ है। जब तारीख़ को देख ले, अगर पाकिस्तान तहरीके पाकिस्तान में हम देखें तो बहुत सारे ऐसी यूनियंस ही थी जो मिलकर ये काम कर रहे थे। और मैंने कराची यूनिवर्सिटी में कुछ अर्सा कबल की बात है, तकरीबन 2017 की बात है, कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कुछ मुजल्ले मौजूद थे, मैंने वो देखे, कुछ रसाइल थे। तो वहाँ पर वो आपने कहा ना जिस तरह डिबेट कल्चर हमारा ख़त्म हो गया, तो मैं वहाँ देख रहा था कि वहाँ बाकायदा शह सुर्खियाँ मैंने देखी कि इस्लामिया कॉलेज के तलबा और किसी और भी शायद कोई कॉलेज था, उनके तलबा के माबैन इस बात पर मुबाहिसा करवाया गया कि 1945 के इंतखाबात से पहले कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की हकीकी नुमाइंदा जमात है या नहीं। वो सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ कम मिलकर इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर हम वहाँ से ये देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट यूनियंस थी या जो तलबा थे, जिस तरह आपने फरमाया कि नर्सरी थी, तो बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं जो उसी दौर से, बल्कि हमारे साथ हालिया एक मिसाल, अल्लाह करी के रहमत करे, आज़ाद बिन हैदर साहब अभी कुछ ही अर्सा कबल उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई कि किस तरह वो एक तालिब इल्म और फिर वहाँ से वो मज़ीद आगे बढ़ते गए, तरक्की करते गए। यकीनन ये चीज़ें ऐसे हैं। मुख्तसर सा अगर आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक लें और मैं आकर मज़ीद आपसे बजट के हवाले से भी हमने आज डिस्कशन करनी है। नाज़रीन इकराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और इमरान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज बजट के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में अभी हालिया बजट पेश किया गया, उसमें तालीम के बजट का क्या रेशो है और इसके कितने फ़वाइद हैं, कितना असरअंदाज होगा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर स्ट्रेट लाइन में खुश आमदीद। मोहतरम मोहम्मद इमरान शरीफ साहब, लेक्चरर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। तालीमी निज़ाम पर इनसे बात हो रही है, तालीम के क्या मसाइल हैं, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन के क्या मसाइल हैं, उस हवाले से इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सर, हालिया बजट जो हमारा पेश हुआ पाकिस्तान का, हायर एजुकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 108 बिलियन बजट हमारा जो पेश किया गया अभी, और सुनने में आया था कि जो डिमांड हो रही थी वो इससे ज़ायद थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसको इंक्रीज़ भी किया गया इस बजट को। हायर एजुकेशन का बजट और फिर हम ओवरऑल तालीम के बजट के हवाले से बात करें तो आप क्या महसूस कर रहे हैं इस हवाले से कि कितना सूदमंद है? जी बिल्कुल, ये जो बजट अभी आया है हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए जो एलोकेट किया गया है उसमें 108 बिलियन रखे गए हैं, यानी कि 15 बिलियन का एक इंक्रीज़ किया गया है। आल्दो कि ये अप्रिशिएटेबल है बट ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है, चूँकि जो डिमांड थी वो 150 बिलियन की थी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। जो सरकारी जामियात हैं उनमें जब बजट पूरा नहीं मिलता, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 30% बजट सिर्फ गवर्नमेंट दे रही है, 70% बजट जो यूनिवर्सिटी है उसने खुद जनरेट करना है। तो उसमें फिर ये है कि इसका जो अल्टीमेट असर है वो तलबा पर पड़ रहा है, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ को सेल्फ फाइनेंस का प्रोग्राम शुरू करना पड़ रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा हैवी जो फ़ीस है वो वसूल की जाती है स्टूडेंट से। तो इसमें फिर यूनिवर्सिटीज़ को जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है जब बजट नहीं होगा तो वो इस तरह की चीज़ों से बजट जनरेट करेगी। तो अल्टीमेट जो इसका असर है वो स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा काफ़ी और मसाइल हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो अब चूँकि एक प्रोविंशियल मैटर बन चुका है आफ्टर दी 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है एजुकेशन भी। सो 18th अमेंडमेंट के बावजूद भी जो
पूरी तरह से प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी नहीं दी गई प्रोविंशियल HECs को, प्रोविंशियल HEDs को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जो HECs ने बनना था सूबाई सतह पे, ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद, तो वो अभी पूरे तरीके से उनको ऑटोनॉमी नहीं दी गई। तो उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमस किया जाए। और ये जो बजट है ये अच्छी बात है कि पहली दफ़ा थोड़ा बहुत बजट एटलीस्ट इंक्रीज़ हुआ है एजुकेशन के लिए। सो इसको मज़ीद नेक्स्ट उसके लिए टारगेट सेट किया जाए कि जो एक डिमांड है उसके करीब करीब हम जाएँ, ताकि ये जो एजुकेशन के मसाइल हैं हायर एजुकेशन के जामियात के वो ख़त्म हो सकें। अच्छा, हम जिस तरह बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले, मैं आपसे बात जो कर रहा था यूनिवर्सिटी के तलबा के मिसाल के हवाले से, कि हायर एजुकेशन में हम जाकर देखते हैं कि बहुत सारे मिसाल हैं तलबा के। उन तमाम मिसाल के साथ साथ एक मसला ये भी है कि जो स्टूडेंट्स डिग्री ले लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई माकूल ज़रिया माश नहीं मिल पाता, कोई ऐसा उन्हें मौका मैसर नहीं आता कि वो जायज़ तरीके से अपना मतलब घर चला सके आसान अल्फाज में। और फिर इससे बढ़कर अगर मैं PhDs की तरफ बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जो PhDs हैं वो बेरोज़गार हैं, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, इस पर चूँकि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में आपने जब बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन का सेक्टर है, इसको लिंक नहीं किया गया इंडस्ट्री के साथ। सही, सिवाय कुछ 1-2 इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के, जिस तरह से लाहौर में लम्स है या मतलब IBA कराची में, तो वो एक मैनेजमेंट साइड पे जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो एजुकेशन का जो रिसर्च है उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं किया हुआ, तो उसकी वजह से ये मसाइल जन्म ले रहे हैं। दूसरी जो बात है, जो PhDs के मसाइल आपने कहा, उसमें चूँकि जब PhDs पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जब कर रहे होते हैं तो PhD में गालिबन जो स्टूडेंट्स की एक एवरेज जो एज है वो 27 से ज़्यादा होती है, यानी कि 20। तो ये एक ऐसी एज होती है कि इस एज में आपको अर्निंग स्टेज में आप आ जाते हैं। तो PhDs के लिए पूरी दुनिया में ये होता है कि एक माकूल मुआवजा दिया जाता है PhDs को, यानी कि मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। सही। तो PhDs के लिए अगर आप मंथली स्टाइपेंड रखेंगे, जो लोग PhD स्कॉलर्स हैं जो कर रहे हैं PhD, तो उनको ये होगा कि उनको बाहर किसी जगह काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पार्ट टाइम। तो आप एक मंथली स्टाइपेंड रखें। और दूसरी अहम बात है, जो लोग PhD कर चुके हैं इस वक्त, ये बड़ा अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए कि जो एक अच्छा पाकिस्तान आपका एक जो नॉलेजेबल लोग हैं जिन्होंने अपना एक 26-27 साल एजुकेशन को दिए, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि 27-28 साल एजुकेशन को देने के बाद भी उनको जो एक जॉब है या उनके लिए ज़रिया माश रोज़गार नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस आपके मुल्क से। तो ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस अभी वैकेंट्स हैं, वहाँ पे जो आपका जो इंडक्शन सिस्टम है वो इतना स्लो है और जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं वो इतने स्लो हैं कि वो एक सीट को फाइनल करने के लिए वो एक साल से ज़्यादा लगा रहे हैं। सो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि इसका ये जो इंडक्शन सिस्टम है इसको तेज़ किया जाए और पुराने जो लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे नए लोगों को इंडक्ट किया जाए। क्योंकि अभी बहुत अच्छे फ्रेश हमारे पास PhDs हैं जो कुछ बाहर से भी PhD करके आते हैं, लेकिन चूँकि बदकिस्मती से उन्हें जॉब यहाँ पर नहीं मिलती तो कुछ अर्सा गुजारने के बाद वो फिर वापस यहाँ से चले जाते हैं। तो ये उनको PhDs के लिए मेरी एक डिमांड ये है कि उनको कम से कम 50,000 जो स्टाइपेंड है वो दिया जाए मंथली ड्यूरिंग PhD, और उसके बाद उनकी जॉब को इंश्योर किया जाए, ताकि जो आपका एक ब्रेन है, जो आपके एक सही मानों में जिसने एक टाइम गुजारा है, वो आपके मुल्क को आगे सर्व कर सके। और साइंस और जो रिसर्च की फील्ड है इसमें देखें ओवरऑल ये एक इसमें को बहुत ज़्यादा पैसों की आप वो नहीं कर रहे। ये तो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स पे, रिसर्चर्स पे, वो कल को आपको पे बैक करेंगे आपके मुल्क को। तो ये मेरी ये है कि इस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इस पर ज़रूरी है कि इस हवाले से भी काम किया जाए। और मतलब जो शख्स इतनी मेहनत करके एक मतलब जैसे आपने कहा कि एक ब्रेन है हमारे पास वो, और इतने काबिल लोग अगर हैं मौजूद हैं सोसाइटी में तो यकीनन यूटिलाइज़ करना चाहिए उनकी काबिलियत को। मैं आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे नाजरीन में बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की होगी, जो स्टूडेंट्स हैं। जो नया स्टूडेंट आ रहा है यूनिवर्सिटी की जानिब, मतलब इंटरमीडिएट के बाद जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद की हैसियत से आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और अपने जो उनका जो टारगेट है,
वो किस तरह वो सेट करें? टारगेट से मुराद ये है कि अपना जो शोबा है वो कैसे सेट करें वो? उसमें रेहान भाई ये है कि जो आखिरी गुजारिश है वो ये है कि मैंने शुरू में जैसे कहा कि एक चीज़ होती है करियर काउंसलिंग, तो वो चूँकि गवर्नमेंट सतह पे नहीं हो रही, तो स्टूडेंट से मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने लिए कुछ गोल्स सेट करें अकॉर्डिंग टू यूर स्किल्स, और आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपका जो टैलेंट है उसको देखते हुए। तो वो आजकल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट्स खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है, तो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और अब तो साइंस के शोबे में अगर आप बात करें तो डेटा साइंसेस की तरफ लोग जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा इमर्जिंग इस टाइम पे एक डिपार्टमेंट है उसमें। उसके अलावा स्पेस साइंसेस की तरफ, फिर उसके अलावा अभी प्रोग्रामिंग और ये कंप्यूटर साइंस और साइंसेस की तरफ। और चूँकि अब देखें आपकी जो टोटल चीज़ें हैं वो इस पे बेस कर रही हैं आपकी एजुकेशन पे। तो हायर एजुकेशन में जो बच्चे आ रहे हैं, जो कॉलेज लेवल से निकल के यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो वो अपने आप को अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम मुख्तस करें और अपने इस ज़ाती तौर पे एक्सप्लोर करें, चीज़ों को रिसर्च करें, अपने सीनियर से गाइडलाइन लें और प्रॉपर एक स्किल सेट को डेवलप करके और एक एम जो है वो आपका सेट करके उसको फिर उसके बाद आप जिस तरफ आप समझते हैं कि आप जा सकते हैं तो वो बिल्कुल जाएं। और उसके लिए बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, करियर काउंसलिंग की वर्कशॉप्स हो रही हैं आजकल, आप वो अटेंड करें। तो एक जो आपका एक एम है वो शुरू से सेट होना चाहिए, ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में आ जाएँ और आपको पता ही ना हो कि आपने किस साइड पर जाना है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी सर हासिल गुफ्तगू रही आपसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हवाले से। ख़ास तौर पर मैं जानना भी यही चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी की जानिब अब गामज़न होंगे, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देकर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि आखिर मिसाइल क्या हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के, और यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन्हें आगे जाकर कौन कौन से मसाइल से नबर्द आज़मा होना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें बड़े एहसन अंदाज में आपने बड़े आसान तरीके से हमें समझा दी हैं। बहुत शुक्रिया सर, बेहद नवाजिश मेरी जानिब से, मेरे इदारे की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको फिर हम ज़हमत देंगे इसी हवाले से। मज़ीद भी कुछ चीज़ें मेरे जहन में अभी भी मौजूद हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी और मौका पर। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ आज हमारे मेहमान विजिटिंग लेक्चरर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जनाब मोहतरम मोहम्मद इमरान शरीफ साहब मौजूद थे। हमने आज इनसे काफ़ी कुछ सीखा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हवाले से काफ़ी सारी गुफ्तगू की। उम्मीद है कि हमारी बात आप तक पहुंच गई होगी, हमारा पैगाम आप तक पहुंच गया होगा, और ख़ास तौर पर जो नौजवान स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की जानिब आ रहे हैं उन तक हमारा पैगाम जो पहुँचाना हमारा मकसद भी था वो ज़रूर पहुँचा होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान रेहान अब्बासी को प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन से दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।